हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल नेक्स्ट प्लस जेई पे। आज बेटा हम बात करेंगे डिटेल चैप्टर वाइज एंड सब टॉपिक वाइज एनालिसिस के बारे में। मैं आपको फिर बता दूं, जेई मेंस का एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने ईमानदार एस्पिरेंट हो, ये बेईमान है वो झूठा है मैं सच्चा हूं, इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता। अगर आप ध्यान से मेंस का एग्जामिनेशन को अगर उसकी जो रूह है वो पकड़ चुके हो तो बेटा आप ये मान के चलिए, आप और आपका दोस्त, भले ही आपके दोस्त ने 1-1.5 महीने पहले चालू कर दी होगी प्रिपरेशन, आपने सपोज 1-1.5 महीने बाद चालू करेगी उससे, अगर दोनों को आईक्यू बेटा सेम है तो आप उसके बराबर या उसको बीट कर सकते हो, यकीन मानो। वो बट तभी होगा जब आप उसकी नब्ज पकड़ लोगे। जेई मेन का जो एग्जामिनेशन अगर उसकी आपने नब्ज पकड़ ली ना तो अपना काम हो जाएगा दोस्तों। बट उसके लिए ऑफकोर्स सी बात है, आपको यहाँ पे ये वीडियो देखनी पड़ेगी। हमने आपके लिए बेटा मैथमेटिक्स के लिए एनालिसिस लेके आ रहे हैं, जहां पे हमने तकरीबन तकरीबन 3059 क्वेश्चनों को टटोला है ना। कुछ बोनस हुए, कुछ हुआ, वो सब रद्दी गद्दी हटाने के बाद हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं, जहां पे हमने टोटल 26 चैप्टर को एनालाइज करा है। और मैं फिर बता दूं बेटा, आप ये समझे कि एक चैप्टर को ए टू जी पूरा कंप्लीट करने से जेई मेन के बादशाह बनोगे, तो ऐसा आप भ्रम में ना रहे। देखो सीधी बात है, एडवांस के लिए एक एक कोना कोना जरूरी है। मेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट के 5-6 सालों में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। 19-20 बेटा वही फॉलो होगा। मैं आपको फिर बता दूं, 20-25 सवाल जो अपने मेंस के बेटा आ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उनमें से आप 18 से 19 सवाल आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो। और बेटा यकीन मानो, अगर उन सवालों पे आपने अच्छे से पारंगत हो गई, उन पे कमान पाली, तो अगर मान लो 10 से 15 सवाल आपके सही हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप ये मान के चलें कि आपके 40 से 60 नंबर के बीच तो आ ही रहे हैं, जहां पे आपने बेटा बहुत ज्यादा समय दिया भी नहीं है पढ़ाई करने के लिए तब। बट वो तभी होगा जब आपको एकदम पता होगा कि भैया हथौड़ा कहाँ मारना है, जहां लोहा गर्म है वहां मारना है। इट मीन्स के जो टॉपिक उभर के आ रहे हैं हर चैप्टर में से, उन पे हमें पारंगत पानी है। और मैं फिर बोल दूं, सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक के नाम जानने से थोड़ी नंबर आएगा। उन टॉपिक की थ्योरी, उन टॉपिक पे कम से कम नहीं तो 15 से 20 सवाल आपको प्रैक्टिस के तौर पे बेटा करने होंगे, जिसके लिए आप हमारे टफ पीवाईक्यू की सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि पहले टॉपिक वाइज जो है वहां से वो करें, उसके बाद बेटा फिर वो टफ पीवाईक्यू वाली सीरीज और अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगाने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, अगर बेटा आप इतना कर लेते हो दोस्तों, तो यकीन माने कि आपके लिए ये जो वीडियो है एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो जाएगी, और आप ये खुद ही रियलाइज करोगे कि चीजें अपने आप होती चली जा रही है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। थोड़ी सी बात मैं अपने बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। हम लोगों ने बेटा एक नेक्स्ट डाउट हब नाम से चालू किया है ना, जो जेई 2026 के जो एस्पिरेंट है उनको जहां जहां बेटा दिक्कतें आती हैं डाउट में, वो हम सब लोग एक्सपर्ट फैकल्टी, हर एक फैकल्टी को लगभग 7 से 10 सालों के बीच का जेई एस्पिरेंट को पढ़ाने का और उसको सिलेक्शन दिलाने के बहुत सारे आईआईटीएन बनाए हैं, एनआईटीएन बनाए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वही लोग जो यहाँ पे चैनल पे बेटा आपको पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वही लोग बेटा डाउट्स भी आपके लेते हैं। अभी इसकी फीस बेटा 3000 है ना। ओनली 50 स्टूडेंट के लिए हमने रखा है, ताकि हर एक को पर्सनल अटेंशन मिले, हर एक की दुविधा को हम समझ सकें और दुख दूर कर सकें। यही उद्देश्य है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ सीटें बची हुई हैं, आपका मन करे तो आप बेटा इसमें दाखिला ले सकते हैं। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। जैसे हम बेटा बोले ग्लोबल ओवरव्यू की बात करें, तो लगभग इतने सवाल आए हैं, उसमें से जो कैलकुलस का हिस्सेदारी रही है वो 1117 सवालों की रही है, जो 37% लगभग बनता है। उसके बाद 1232 की हिस्सेदारी, ये 40% हिस्सेदारी अलजेब्रा की रहती है। नेक्स्ट अपने पास बेटा वेक्टर 3D, जो कि एक ही चैप्टर है, बट इसमें 10 से 12 लेक्चर हमें बेटा पढ़ने में लगते हैं। तो उसमें आप देखिए 10 से 12 लेक्चर मतलब हर एक लेक्चर के अराउंड देखें तो 3 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो भैया कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी और बात करेंगे खुल के, ये तो मोटा मोटा बात कर रहे हैं। 329 सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये सवाल है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे चैप्टर्स के बारे में बता दें, हमने डिलीटेड सिलेबस को भी इनकॉर्पोरेट करा है, और साथ ही साथ हमने ये भी चीजों को ध्यान रखा है, डिलीट होने के बावजूद अगर उससे सवाल पूछे जा रहे हैं तो हमने जानबूझ के उनको भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करा है, ताकि आपको एक एक्चुअल पिक्चर क्लियर हो पाए। ठीक है, चलिए देखें, अब हम आगे आ जाते हैं द बिग 10 चैप्टर्स के बारे में बेटा बात करें। द बिग 10 चैप्टर्स में मैं आपको एक सिंपल सी गणित बताता हूं। इन्होंने तो बेटा यहाँ पे जिससे सबसे ज्यादा सवाल आए हैं वो लिखे हैं, जैसे 302 सवाल अपने वेक्टर 3D से हैं। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो अपना अलजेब्रा में जो बेटा चैप्टर है, जिसमें
32 सवाल जो मिले हैं उनमें से आप समझ रहे हो 242 चैप्टर तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के आए हैं। मैं आपको फिर बता दूं, डिलीटेड पार्ट में से जो हमारा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी वाला पार्ट हटाया गया था, उसके बावजूद भी आप देखिएगा तो इस पे जो सवाल आ रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। मैंने इसको बेटा बेस्ट ROI बोला है ना, BROI बेस्ट ROI जो हमारा रेट जनरेट करेगा वो हमारा टॉप पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को रखा है। रीजन बीइंग चैप्टर पढ़ने में इजी है, इस चैप्टर का किसी और चैप्टर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना, अपनी अलग ही कहानी रचता है, अपनी अलग ही प्रॉपर्टी रचता है। और ये सवाल बेटा आपको ये मान के चलिए, एक अपना इसमें जो टॉप मोस्ट फेवरेट सवाल होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल, वो आता है एक सवाल, तो वो मान लीजिए। एडजॉइंट इनवर्स की प्रॉपर्टी पे एक सवाल आता है, एक सवाल वो मान लीजिए, है ना। उसके बाद कभी कभार इसका मूड करा तो P&C के साथ में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का बढ़िया कॉम्बिनेशन तड़का लगा के एक सवाल और चिपकाता है। तो आप मोटा मोटा इससे मान सकते हो बेटा 2 सवाल हर एक पेपर में आपको देखने को मिलने। और मैं फिर बता दूं, नंबर ऑफ लेक्चर वेक्टर 3D की तुलना में आधे ही होते हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 रेट किया है। मेरी बात समझ रहे हो आप? देख रहे हो इस तरह की डिटेल एनालिसिस आपको बेटा कहीं नहीं मिलेगी। डिपेंडेंसी, प्री रिक्विजिट चैप्टर एंड और हर तरह की बातें हमने यहाँ पे ध्यान रखी है। नेक्स्ट मैं बेटा जो ROI के हिसाब से बोलता हूँ, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बेटा अपना प्री रिक्विजिट चैप्टर में भी आता है और इससे सवाल भी खूब आ रहे हैं। और नंबर ऑफ लेक्चर देखे तो लगभग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एक आध लेक्चर ही ज्यादा लगता है और कोई ज्यादा लेक्चर नहीं लगता है। मेरे ख्याल से बातें समझ रहे हो? तो आप देखो इसको मैंने सेकंड नंबर पे रखा है। इसमें भी आप मोटा मोटा देखेंगे तो आपको 2 सवाल देखने को मिलते हैं, ज्यादातर सवाल AP के देखने को मिलते हैं। वो भी हमारे पास सब लिखा हुआ है, हमारे पास 30-40 स्लाइड, हम सब बातें करेंगे बेटा, आप बस धैर्य पूर्वक पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। फिर हमने बोला तीसरे नंबर पे बेटा जो रखा है बाइनोमियल थ्योरम का रखा है। और आप ये मान के चले जब से सिलेबस डिलीट हुआ है तो ये मान के चलो जैसे चैप्टर में यहाँ से लेके यहाँ तक का है एडवांस के हिसाब से, और मेन पता है मेंस में कहाँ तक पूछ रहे हैं, यहाँ तक ले साहब ले खत्म बात। इतना तो पढ़ने में कौन किसको जोर आएगा बताओ? ये तो भैया मतलब बोनस सवाल हैं, बोनस नंबर हैं। आप ये मान के चलो कोई मुंह उठा के 1 महीने पहले तैयारी चालू करे और बाइनोमियल के कुछ ये कर ले, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ ले, कुछ चैप्टर इन्हीं में से 10 चैप्टर में से पढ़ ले, तो आप ये मान के 40 से 50 नंबर तो यहीं से बटोर लेगा वो। समझ में आ रहा है? तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर मैंने बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन को रखा है, जहां पे आप देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। बट ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर ही ये चैप्टर आधारित है, तो आपको इनडेफिनेट पढ़ना पड़ेगा, जो कि ज्यादातर सवाल नहीं आते। बट आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा जब डेफिनेट इंटीग्रेशन खोल के दिखाऊंगा कि किस टॉपिक से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, तो आप वहां ये पाओगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे के जो यूज से सवाल बन रहे हैं ना, बस लिमिट डाल के, वो भी वहां पे देखने को मिल रहा है। तो ये चौथे नंबर पे मैंने खुद रखा है इसको। 5वें नंबर बेटा मैं डिफरेंशियल इक्वेशन रखना चाहूंगा। 4-5 तरीके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो टॉप मोस्ट है ना, मोस्ट फेवरेट है, पूछा ही जा रहा है, धड़ाधड़ पूछा जा रहा है, हर साल आ रहा है, इस साल भी आएगा, आपके पेपर में भी आएगा, है ना। बट अगर आपको इंटीग्रेट करना आता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। एक नंबर यहाँ, एक सवाल यहाँ से पक्के से आता ही आता है। और रही बात डेफिनेट इंटीग्रेशन की, यहाँ से बेटा 3 सवाल, 2 से 3 सवाल आपको बहुत आराम से देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो 5वें नंबर पे ये हो गया बेटा। 6ठे नंबर पे मैंने वेक्टर 3D रखा है। आपको इसमें 10-12 लेक्चर लगते हैं, बट मैं आपको फिर बता दूं, जैसे कि प्लेन हट चुका है तो प्लेन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 3D स्ट्रेट लाइन तक जाना है आपको, वेक्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में, तो भैया इसमें समय लगता है, इसलिए मैंने 6ठे नंबर पर लगाया। आप बोलोगे ये तो 302 सवाल आ रहे हैं सर, इसमें तो ऊपर रखो, है ना। तो 3 सवाल ऑफकोर्स इससे आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एक वेक्टर से, 2 3D से, इस तरह की चीजें रहती है, जहां पे एक अपना पता ही होगा आपको शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल मिलते हैं, अभी बात करेंगे। तो अपना 6ठे नंबर पे ये हो गया बेटा। 7वें नंबर पे आप चाहो तो आप जिसको चाहो वहां रख लो, जैसे कॉनिक सेक्शन एक अलग प्रजाति है ना, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन पढ़ना पड़ता है पूरा का पूरा। अगर आप कोऑर्डिनेट छोड़ रहे हो तो फिर इसको लेने का कोई मतलब नहीं है 7वें नंबर पे। बट मैं चाहूंगा अगर थोड़ा सा IQ आपका अच्छा है तो 7 नंबर पे बेटा P&C को रखो, क्योंकि P&C एक ऐसा जलवा दिखाता है अपना, कभी ये फंक्शन में घुसता है, कभी ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में घुसता है, प्रोबेबिलिटी में तो है ना इसका खानदानी निवास हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेटा 8वें नंबर, अगर 7 इस पे रखो तो मैं बोलूंगा 8 फिर इसको रख लो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं 6 तक भी आप जा रहे हो ना, तो आप ये मान के चलिए 3 सवाल यहाँ आ गए, है ना, जिसकी इसकी अलग कथा कहानी चलती है, इसकी कोई डिपेंडेंसी इसी चैप्टर पे नहीं है। ठीक है, 2 सवाल बेटा यहाँ से आ गए। समझ रहे हो? समझना ध्यान से। अगर हम टॉप 1 to लेके 6 भी कवर करते हैं तो आप देखेंगे बेटा क्या 3 सवाल वेक्टर 3D में आ गए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2 सवाल आ गए, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा 3 सवाल आ गए, सीक्वेंस एंड सीरीज में बेटा हमारे
दो सवाल आ गए, और यहाँ पे बेटा डिफरेंशियल में एक सवाल आ गया, बाइनोमियल में आप पाओगे एक से दो सवाल आता है, चलो एक ही मान लेते हैं, एक तो रिमाइंडर वाला भी आता है, एक जनरल टर्म वाला भी आता है, फिर भी अपन ने एक मान लिया, तो 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12 सवाल, तो आप 12 चौक 48 नंबर बेटा आपके हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर करे हैं, जिसमें मैं फिर बता दूं ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसकी पूरी अलग कहानी है, इसकी पूरी अलग कहानी है। ये चैप्टर जो है ऐसा है, इसके लिए आपको ऑफकोर्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये अपना एकदम बेसिक्स चैप्टर है, ये तो खुद ही दूसरों का प्रीरिक्विजिट होता है, तो ये तो पढ़ ही लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा अगर आपने डेफिनेट पढ़ लिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने में आपको कोई जोर नहीं आना चाहिए, और इसकी अलग कथा कहानी चलती है बाइनोमियल की, है ना, और बाइनोमियल पीएनसी प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद आपका दिल करे तो 90 नंबर पे फंक्शन रख लीजिएगा, और बहुत ज्यादा दिल कर रहा है तो फिर कॉनिक सेक्शन भी रख ही लीजिएगा। ये है पूरा का पूरा जलवा, और ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए कि यहाँ से अपना गेम बच जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं, अंदर घुसते हैं, थोड़ा कैलकुलस के बारे में आए। कैलकुलस का बेटे आपको पता ही है, सबसे पहला चैप्टर आता है दोस्तों रिलेशन। पहले बेटा मैथमेटिकल रीजनिंग नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, जब से ये चैप्टर आउट हुआ है तब से इसकी जो इज्जत है थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है मार्केट में, है ना, इससे ज्यादा सवाल अपने आप आने लगे हैं। पहले क्या था, मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन की जगह खा जाता था, तो रिलेशन कभी आया नहीं आया, बट ये बेटा अब इसने अपनी जगह बेटा पक्की कर ली। ऐसा होता है ना, दो भाई है घर में, एक छोटा भाई है और बड़ा भाई है, तो पहले छोटे भाई की इज्जत कम होती है, बड़ा भाई जब कॉलेज चला तो छोटा भाई बड़ा भाई बन जाता है, वैसे ही है ना। तो देख लो अब तुम कॉलेज जाओगे फिर क्या होगा, है ना। तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो अपने पास आता है दोस्तों वो फंक्शन है। फंक्शन में अगर आप देखें तो पहला ही जो टॉपिक है मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, फंक्शन में अगर आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो डोमेन रेंज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं, ठीक है। उसके बाद आप बहुत ही ईमानदार लोग हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे, तो उनके लिए तो बात ही क्या करनी। नेक्स्ट अपने पास आइडेंटिकल फंक्शन वगैरह है, तो इसमें 16 सवाल लगभग देखने को मिले। कंपोजिट 1 1 on 2 बाइजेक्टिव आप पढ़ लीजिए 26 से, है ना। मोटा मोटा जो हाईलाइटेड चीजें मैं उस पर बात कर लेता हूँ, बाकी तो मैंने सब लिख रखा है। बाकी आप देखिए अगर डोमेन रेंज पढ़ पाते हो, है ना, तो एटलीस्ट वो भी पढ़ लोगे और भगवान की निगाह सीधी रही तो ठीक है। बाकी ये ऑफकोर्स अपन ने 10वें नंबर पे इसको रैंक किया है, तो कोई इशू नहीं है ना। क्लियर है बेटा। और ये अपने पास इनवर्स फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन, अच्छा फंक्शनल इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल वाली बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। डबल वेरिएबल वाली जो एक्स और वाई वाली है वो तो एलसीडी में बात करेंगे। क्लियर है। तो इनवर्स फंक्शन भी अगर दोस्तों हम निकालना सीख ले, बहुत ज्यादा कुछ लोड होता नहीं है, तो उस पर भी सवाल देखने को मिले और हमें इस पे भी मिले, तो बेहतर होगा कि अपन दोनों को ज्यादा तवज्जो दें। नेक्स्ट बेटा अपने पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा जैसे यहाँ पे ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसने सारा कुछ पढ़ रखा हो, बट वो एक लाइक ऐसा चाह रहा हो कि भाई एक मतलब बूस्टर डोज देनी है ना, तो पीवाईक्यूज करने हैं और समय कम है, तो मैं किस किस टॉपिक के करूं, तो सीधे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू चाहिए और इन्हीं टॉपिक के कर डालिए, ठीक है। इन्हीं टॉपिक के बेटा ज्यादा करिए जहां से सवाल ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। और जैसे आईटीएम में बात करें तो भैया वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो वाला फॉर्मूले हैं उन पे ज्यादातर सवाल देखने को मिल रहे हैं, और ऑफकोर्स जब फॉर्मूले पढ़ोगे तो इक्वेशंस वाले भी सवाल उधर आते हैं, तो 22 सवाल यहाँ पे मिले हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपन देखें लिमिट। लिमिट में अगर आप देखें तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरे ख्याल से बच्चों का खास पसंदीदा चैप्टर भी ये होता है। तो बच्चों ने वैसे तो पढ़ ही रखा होगा, है ना, और अच्छे से पढ़ लो तो भैया हमें तो बोलूंगा पूरा चैप्टर ही बेहद इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिए भाई, है ना, ये 51 सवाल 31 सवाल मतलब पूरा ही है। 7 और इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे डील करना है, एक्सपेंशन और एलएच रूल और सैंडविच थ्योरम, बस ये ले दे के चीजें अपने पास बचती है, इसको तो पूरा ही पढ़ डालो यार आप, इसमें मैं क्या ही इंपॉर्टेंट बताऊं। अगले बात आते हैं अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो अब इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टफ सवाल भी बन के निकलते हैं। जब इंटरवल में हम डिफरेंशियबिलिटी को डील कर रहे होते हैं ना, तब बेटा पसीने छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के, ठीक है ना, अच्छे अच्छे टीचर्स के भी पसीने छूट जाते हैं। बट अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात कर लो, है ना, दैट्स इट, खत्म है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लिमिट पढ़ के आए हो बेटा, लिमिट पढ़ने के बाद ये पढ़ते हो तो मस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यादा मन कर रहा है तो इंटरवल में कंटिन्यूटी पढ़ लेना और डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। बाकी रही बात फंक्शनल इक्वेशन की, तो ये 2 वेरिएबल में फंक्शनल रूल दिखता है एक्स और वाई में, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें ये हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली सबके नंबर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बेटा अपना एमओडी। एमओडी तो मेरे ख्याल सभी का अच्छा होता ही है ना, और पढ़ लेना जरूरी है। बाकी हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते ही आई गेस। और सबसे ज्यादा सवाल भी देखो इम्प्लिसिट फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने वाले आते हैं। याद है वाला फंक्शन, जैसे कि एक एफ एक्स दे देता है, फिर पूछता है कि भाई जी जो है एफ इनवर्स एक्स है ना, तो हमें जी डैश और फलाना बताना है, समझ रहे हो। तो आप एफ ऑफ जी एक्स, है ना, एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स या जी ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स लिख के फिर सॉल्व करते हो, याद है कि नहीं याद है। तो इस तरह के सवाल की बेटा यहाँ पे बात करी गई है।
और बाकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन सभी को आते ही है। नेक्स्ट अपना बेटा एओडी। एओडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा अपना ये मैक्सिमा मिनिमा की जो थ्योरी है ना, वर्ड प्रॉब्लम जो अपने पास आते हैं दोस्तों वो, ठीक है, कितने लोकल मैक्स बनेंगे, लोकल मिन बनेंगे, इस तरह की बात है। और अगला जो अपने पास इंपॉर्टेंट है मोनोटोनिसिटी, जहां पे अपने को सवाल बेटा देखने को मिलते हैं कि भैया कब फंक्शन मोनोटोनिक होगा, एंड सो, ठीक है। रेट चेंज पे हाल फिलहाल सवाल आने लगे, पहले इतने नहीं आते थे, अब आने लगे हैं। इसमें ऑफ कोर्स डिलीटेड पार्ट है, टेंजेंट और नॉर्मल हटा दिया गया था, तो उस पे देखो वैसे तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं देखने को मिलते हैं, इक्का दुक्का सवाल तो फिर भी देखो मिल ही जाता है। तो टेंजेंट और नॉर्मल ऐसा है कि भैया आपको पता जरूर होना चाहिए कैसे टेंजेंट निकालते हैं, कैसे नॉर्मल निकालते हैं, बट बहुत ज्यादा हार्ड कोड टाइप के सवाल करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा अपने पास आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जैसा मैंने बोला था आपसे। चलो पहले डेफिनेट दिखा देता हूँ। डेफिनेट में अगर आप देखोगे बेटा तो देखो किंग्स रूल और जितनी भी प्रॉपर्टीज है 7 के करीब प्रॉपर्टीज है, तो देखो 80 के करीब सवाल है, सबसे ज्यादा इसी से आ रहे हैं। फिर लेबनिज रूल तो आपका वैसे ही फेवरेट है, तो आप कर ही लिए होगे, तो 36 सवाल बेटा यहाँ से कर लेना। लेबनिज रूल ऐसा ना समझे कि छोटा मोटा है तो किनारे कर दो, नहीं भैया अटका देगा। लेबनिज रूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉपर्टीज सारी की सारी बेटा आप करिएगा। नेक्स्ट बेटा सब्स्टिट्यूशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड, देखो 61 सवाल है, ये जो 61 है ना वो नंबर यहाँ नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से यहाँ 61 आना चाहिए, क्योंकि बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में वहां पे क्या करता है, बस लिमिट रख देता है, तो वो डेफिनेट में चला जाता है। बट अल्टीमेटली सारी टेक्निक कौन सिखाता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सिखाता है। इसके साथ इतना बेटा नाइंसाफी क्यों कर रहे हो आप लोग, यहाँ रखिए इसको, है ना। तो 61 सवाल जो है ना यहाँ से आए, आप ये मान के चलिए, तो आपको बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को भी तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इंडेफिनिट नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेट का पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। बट फिर भी अगर इसमें इंपॉर्टेंट बातें करूं तो सब्स्टिट्यूशन बेहद इंपॉर्टेंट है, बाई पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल आप यहाँ देखोगे, है ना, याद है वो ई की पावर एक्स एफ एक्स, है ना, प्लस एफ डेस वाली चीज, है ना, इस पे खूब सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट नंबर डेफिनेट इंटीग्रेशन के तो कहने ही क्या है, तो आप जानते ही हो, है ना। एस्टिमेशन से कोई इतना सवाल नहीं आता, आप इग्नोर मार सकते हो फिलहाल के लिए। लिमिट ऑफ सम मैंने वैसे ही काट दिया, क्योंकि ये जेईई मेन के सिलेबस में है नहीं। एक सवाल फिर भी 24 में आई थिंक देखने को मिला था, बट गोली मारो उसको, है ना, एडवांस के लिए पढ़ लेना, नहीं आएगा, चिंता मत करो। किंग रूल मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हैं सारी की सारी वो हमें पता होनी चाहिए, अच्छे से लगाना आना चाहिए हर एक। अच्छा, इस टॉपिक पे कितने सवाल करोगे, 20 से 25 सवाल करोगे। इस पे कितने करोगे, लगभग 20 सवाल करोगे। जैसे ही आप ये सब कर लोगे ना, लेबनिज पे कितने करोगे, चलो 5 सवाल कर लेना। इस तरीके से आप करोगे ना, तो अपने आप ये चीजें उभर उभर के आपके दिमाग में फिट होने लगेगी कि, और देखोगे आप एक ही तरह के सवाल आते हैं, है ना, कोई ज्यादा चीज नहीं। आप टफ पीवाईक्यू वाली चीज को फॉलो करो बेधड़क, हम टॉपिक वाइज भी करा रहे हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट बेटा एरिया अंडर द कर्व, हर पेपर में आप मान के चलिए 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। आप देखो ना 115 नंबर है, और ये तकरीबन तकरीबन 5-6 सालों का डाटा है, और 10 पेपर भी मान लोगे तो 60 पेपर के हिसाब से भी देखोगे तो 60 दूनी 120, समझ रहे हो, तो दो सवाल हर पेपर बैठ रहे हैं। तो अब इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, सिंपल, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बिल्कुल जरूरी है। और क्या है, थोड़ा बहुत फंक्शन का ज्ञान, कि भाई हल्के फुल्के ग्राफ कैसे हमारे बनते हैं, ठीक है भैया वो। और हल्का फुल्का पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का ज्ञान होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी जो टर्मिनोलॉजी चलती है वो भी पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी सारी बातें पता है तो पता है। बाकी 8 9 10वीं के जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो पता होना चाहिए, है ना। और इसकी पर्टिकुलर 10 15 20 मिनट की जो थ्योरी है वो हमें पता होना चाहिए, और सिमेट्रिसिटी का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ये सब बातें अगर आपको पता है तो आप धुआंधाड़ इसके सवाल कर डालोगे। 2-3 तरह के वैरायटी के सवाल आते हैं इसमें। आजकल इनइक्वालिटी का भूत चढ़ गया है ना, इनइक्वालिटी डाल डाल के पूछते हैं, समझ रहे हो बात को। पैराबोला और सर्कल पूछते हैं, पैराबोला और लाइन पूछते हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक होती है ये पैराबोला और लाइन की निकालेंगे, आप बोलोगे तो उस पर शॉर्ट बना के डाल देंगे हम, ठीक है। इस तरह की ये बेटा घुमा घुमा के बातें करते हैं, है ना। पैराबोला पैराबोला का पूछते हैं, ये भी पता होगा 16/3 ए भी होता है, ठीक है। इस तरह की बातें हमारे पास में है, जो कि आपको ध्यान रखनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट बेटा अपने पास आता है डिफरेंशियल, और मैं बोलता हूँ ये सब बोनस चैप्टर होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत ढंग से चीज़ों को पढ़ा है ना, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़्यादा मारना नहीं होता। ये चैप्टर आप मान के चलिए तो 3 लेक्चर में भी फिनिश कर सकते हो, है ना। और आजकल तो वन शॉट का जमाना खेल रहे हो आप, तो वहां से बहुत आराम से इसको पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉप करता है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से आएगा, मैं बता दूं आपको। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप बेटा इसमें धुआंधार कार्यक्रम से जीत बोल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली, ठीक है, ये खूब आते हैं, खूब धड़ाधड़ सवाल आएंगे, मतलब ऐसे लड़ी सी लगी पड़ी है सवालों की, आप ये मान के चलिए, ठीक है, खूब आते हैं। बाकी इन दोनों से इतने ज्यादा नहीं आते हैं, बट अगर आप पढ़ लोगे तो बढ़िया है, नहीं है तो अगर एलडी ही भी कर लिया आपने, और बर्नौली कर ली, और वेरिएबल सेपरेट होमोजीनियस कर लिया, दैट्स इट, काम हो जाएगा। बाकी तो थोड़े बहुत और भी फॉर्म होते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बेटा अब एलजेब्रा में हम आए तो एलजेब्रा में आप देखोगे ये तो सेट की बात होगी, ये तो पढ़ना ही है, ये तो प्री रिक्विजिट चैप्टर है ना, नहीं तो सेट ही नहीं समझ में आ गया भैया ये करली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया। तो ये सब तो पढ़ना है, इसमें तो कोई बताने ऐसी बात ही नहीं है। तो भैया पी लिख दिया मैंने, पी मतलब प्री रिक्विजिट चैप्टर है, इनको पढ़ो आप, ठीक है, इसमें तो हमें क्या ही बोले। ऐसे ही बेटा ये भी पी है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ये तो पढ़ना ही है आपको भैया। रैशनल इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर पाओगे, मॉडुलस को डील नहीं कर पाओगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, रैशनल इनइक्वालिटी लॉग नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या ही कर पाओगे। तो ये तो प्री रिक्विजिट है, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना। आपको भले ही यहाँ पे नंबर ऑफ सवाल कम दिख रहे हो, बट आपको ये चैप्टर बेटा पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई झोल झकाया नहीं है। नेक्स्ट अपने पास क्वाड्रेटिक आ जाता है। अब क्वाड्रेटिक में अगर आप ये मान के चलें बहुत ज्यादा आगे तक ना जा पा रहे हो, ठीक है, और अगर यहाँ पे ध्यान है न्यूटन फॉर्मूला जो अपने सवाल आते हैं, हर साल सवाल आ ही रहा है, और अच्छी बात लगती है सवालों की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है दोस्तों, है ना, वो घिसे पिटे सवाल नहीं आ रहे। अब तो जे एडवांस ने जो सवाल पूछा था एक पैराग्राफ न्यूटन लेबनिज पे, ठीक है, उसके बाद जेई मेंस पूछने लगा, बट इन्होंने सवाल की क्वालिटी और इम्प्रूव कर दी है मेंस ने, है ना, समझ रहे हो आप बात को, मतलब एडवांस से भी टफ सवाल ये पूछने लगे हैं न्यूटन लेबनिज में, अच्छा लगता है जान के। मतलब हर बार नहीं पूछते, बट हाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने देखे तब मुझे समझ में आता है कि हाँ बढ़िया बढ़िया चीजें भी पूछ रखी हैं। तो आप ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाली चीज भी कर लेते हो, न्यूटन फार्मूला पहले कर लेते हो, और नेचर ऑफ रूट वाला तक कर लेते हो, तब भी बेटा अपना काम शॉर्टेड है। और थोड़ा लोकेशन ऑफ सॉरी ये कॉमन रूट भी कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि कॉमन रूट कभी कभी कुछ कुछ सवालों में ना कॉमन रूट की कंडीशन लग जाती है, भले ही वो क्वाड्रेटिक का ना हो, बट मैनिपुलेशन के बाद में कहीं 20 में 20-30% हिस्सा क्वाड्रेटिक की मैनिपुलेशन यूज हो रही है, तो आई थिंक कर लेना चाहिए। वैसे ये भी बेटा प्री रिक्विजिट ही है ना, बट क्योंकि इनकी खुद की इतनी ज्यादा दावेदारी है कि अपना दिमाग थोड़ा सा वहां हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा प्री रिक्विजिट के तौर पे कर डालो पूरा। नेक्स्ट बेटा अपने पास आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तो मैं क्या ही बोलूं, है ना, टॉप टॉप सवाल आ रहे हैं, देखो एपी में 54, जीपी में 48, किसको छोड़ोगे। और आजकल बेटा ये समेशन ऑफ सीरीज सिग्मा वाली चीज जो है ना, इसकी तादाद बहुत बढ़ गई है, और हमने देखो वो बना के डाला था टफ पी वाई की, लगभग 4 घंटे का था वो, है ना, उसमें खूब सारे टफ टफ सवाल भी मिले थे। आप चाहो तो बेटा उसकी प्रैक्टिस कर डालो, आप ये मान के चलिए जो भी सीक्वेंस सीरीज से आएगा वो उसी में से आएगा, उसी के जो कॉन्सेप्ट हैं, हो सकता है एक सवाल जो टफ का हो उसके 2 टुकड़े करके 2 सवाल बना के आपने सामने प्रस्तुत कर दे, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि उसको आप वीडियो को अगर कंप्लीट भी कर लेते हो ना 4 घंटे की, अगर आपको थ्योरी का क्लियर है तो फायदा मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मैट्रिक्स स्टेटमेंट, ये मेरा ये सबसे रैंक 1 मैंने इसको दिया था, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर बहुत कम है, एक अपने आप में इंडिपेंडेंट चीज है, और अगर आप इसको तवज्जो दोगे तो आपकी भी ये इज्जत करेगा। देखो आप ध्यान से, मैट्रिक्स अलजेब्रा पे 61 सवाल ले रहे हो आप, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो बेटा चलो मेंस के सिलेबस हटा दी थी, बट फिर भी इक्का दुक्का हल्के से धीरे धीरे पूछता रहता है, अब क्या करें भाई, बदतमीज टाइप का आदमी है, पूछ लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्या आता है, को फैक्टर एडजॉइंट और इनवर्स, है ना, ये भी खूब पूछ रहा है आपसे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो 105 सवाल, क्या कहोगे बताओ, एक चैप्टर में ही नहीं है 105 सवाल, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये पूछ रहा है, अभी भी पूछ रहा है, ऐसा नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, समझ गए आप लोग। तो भैया इस पे तो मैंने ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा हल्का हाथ रखा जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, कॉन्जुगेट मॉडुलस आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज है उन पे जो सवाल आते हैं वो कर सकते हो, ज्योमेट्री पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो कर लोगे, दैट्स इट। थोड़ा बहुत रोटेशन थ्योरम वगैरह को देख लोगे, आयोटा की अलजेब्रा तो आपने ऑलरेडी देख ही रखी होगी, क्यूब रूट और डिमोवर थ्योरम भी देखना चाहो तो देख सकते हो, मतलब अगेन सब कुछ कर लो तो बढ़िया ही है ना। ये वीडियो बनाने का पर्पज ही उन्हीं ऑडियंस के लिए जो अभी थोड़े से लेट में स्टार्ट किया है, बट अगेन वो भी समझते हैं कि मेंस है, और मेंस को अपन कैसे भी टैकल कर सकते हैं अगर हम मेहनत करना चालू कर दें, ठीक है। देखो सीधी बात है, मेहनत करोगे, स्मार्टली एक्ट करोगे, पता होगा कि भैया क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो अपने आप चीजें मोटा मोटा होती चली जाती है। अगला देखो ये फ्री के नंबर आ गए भैया, जनरल टर्म वाले सवाल 84 सवाल आए बताओ, और फिर आएगा बता दूं आपसे, है ना, जनरल टर्म और कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे खूब सवाल बेटा बन बन के पूछे जा रहे हैं। समेशन ऑफ कोफिशिएंट, देखो भाई समेशन ऑफ कोफिशिएंट एक तो इस तरह का हो गया C0 C1, एक हो गया भैया C0 इंटू C1, समझ रहे हो बात को, इस तरह का। तो ये वाला वैसे सिलेबस हट गया था, ये वाला स्टिल हटा तो ये भी दिया था, बट ये फिर पूछ रहा है क्या कर लोगे आप, है ना। और ये वाला जितनी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी है वो सारी पता होना चाहिए, जनरल टर्म पे सवाल पता होना चाहिए, मिडिल टर्म और रिमाइंडर और ग्रेटेस्ट इन पे भी सवाल पूछ ही रहा है ना, तो ये भी आपको करना बेटा आना चाहिए। तो भैया ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये 3 अगर आप कर लेते हो तो मजे ही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपने पास आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर मैं बोलूं अगर आप इसको कर रहे हो, है ना, हिम्मत है तो करो, है ना, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा ये जो चैप्टर है ना वो पेशेंस मांगता है, मैं आपको बताऊं,
ये चैप्टर जो है ना, जैसे जिसका आईक्यू अच्छा है उसको एक बार में सारी चीजें फटफट समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिसका आईक्यू थोड़ा सा एवरेज टाइप का है, ठीक है, बट वो बच्चा क्या इसको जीत नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता है। वो पढ़ेगा, एक दो बार रिवीजन करेगा, फिर धीरे धीरे उसको समझ में आएंगे। बट ये खुद में बड़ा चैप्टर है, 10-12 लेक्चर इसको ढंग से लगते हैं अगर हम पढ़ाएं तो, ठीक है। सारी चीज, हर वेराइटी की चीजें पढ़ाएं तो भैया 10-12 लेक्चर इसमें लगते हैं। बट अगेन अगर समय नहीं है तो आपकी कॉल है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। मतलब एक मिनिमम लेवल तक तैयार तो करके जाओ, ताकि आपसे यही पूछा जाए भाई, है ना, कि सपोज 5 लोग हैं और 4 चेयर हैं, कितने तरीके से बिठा सकते हो, ठीक है, सॉरी 4 लोग हैं, 5 चेयर हैं, कितने तरीके से बिठा सकते हो। तो आपको पता तो होना चाहिए कि 5 में से 4 सिलेक्ट करनी है और फिर 4 फैक्टोरियल से बिठा देना है। तो इतना चीजें पता होना चाहिए, गैप मेथड क्या है, टाई मेथड क्या है ना, डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल ग्रुपिंग वगैरह, थोड़ा थोड़ा ये फॉर्मुलेशन चीजें भी पता है ना, तो आई थिंक थोड़ा बहुत काम कर जाती हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको फिर बताऊं, यहाँ पे क्या करता है ना बहुत बार, कि जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलवा देगा। जैसे कुछ कुछ सवाल आया, उसका आंसर आया n, ठीक है, बोलेगा इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के रिपोर्ट करो। अब बताओ, आपने n तो निकाल लिया, 99% काम आपने कर लिया, 1% काम जो है बस सीधा सीधा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंडेंट है। तो आप क्या करोगे वहां पे, तो बस बैठे रहोगे। और वो नंबर ऐसा नहीं आएगा कि 35 आ गया तो आपने फट फैक्टर निकाल दिए गिन के, वो आएगा पता है कितना, ऐसा आएगा 35,000 कुछ कुछ, मतलब और भी गंदा आ सकता है। तो भैया उसमें आप मैनुअल कैलकुलेशन करोगे तो भैया तुम्हें दिक्कत हो सकती है। उसके लिए बेटा हमें फॉर्मुलेशन और ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं फिर बोलूंगा कि अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ रहे हो तो पूरा ना छोड़ें, एक मिनिमम लेवल तक, है ना, एक मिनिमम लेवल तक तो उसको टचअप दे ही दे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपने पास आ जाता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी। अगर आप पीएनसी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये क्लासिकल डेफिनेशन, जितने भी पीएनसी बेस्ड सवाल होते हैं ना बेटा, पीएनसी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे बहुत आराम से 52 सवाल करीब होते हैं, आ रहे हैं इसमें तो हो जाते हैं। फिर अपना ये चैप्टर भी अगेन बहुत छोटा ही चैप्टर है, आपको एक सवाल देखने को मिल ही जाएगा। वेन डायग्राम काफी आसान होता है समझना, चाहो तो आप यहाँ से समझ सकते हो। कंडीशनल एंड बेस्ड थ्योरम को भी बेटा आप देखना चाहो तो देख सकते हो, सवाल तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप ऐसा मान सकते हो, कभी ये वाला आ गया, 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 ऐसा, या 2 बार ये आ गया, 1 बार ये आ गया, इस तरीके की कहानी यहाँ पे चल रही होती है। अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो मैं फिर बता दूं आपको, वैसे तो ये जो डिलीट करा गया था जब सिलेबस जब आया था ना बेटा, तो ये 2023 में 2024 के लिए जो सिलेबस अपडेट हो गया इसमें हटा दिया गया था, है ना। बट अगेन अभी हट नहीं पाया, इससे फिर सवाल पूछ रहे हैं, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे बेटा इसको इंक्लूड किया है। और हुआ ये था कि ये हटाने के बाद में स्टेट्स को एडवांस में ऐड किया गया था, एडवांस के सिलेबस में ऐड किया गया था। तो एडवांस में तो स्टेट्स का सवाल आ ही गया था, बट साथ ही साथ बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेंस में भी सवाल आ गया था। तो अगेन, और 60 सवाल है, देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं करा था क्योंकि भैया देखो कोई ये सोचता हो कि मेंस के सवाल हैं, सॉरी मेंस का सिलेबस में से हट गया है, बट सवाल 25 में 24 में आपको देखने को मिलेंगे और ढंग के सवाल आते हैं। तो फॉर्मूले अगर आपको पता है और बेसिक्स पीएनसी के पता है, थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, तो भाई आप कर सकते हो। अदरवाइज आपकी कॉल है ना, क्या करना है। बाकी मैंने डाटा आपके सामने दे दिया कि भाई हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सवाल नहीं आते, तो बेटा आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए एटलीस्ट 10 सवालों की यहाँ से, ठीक है, ताकि वो आपको आइडिया लग जाए कैसे क्या सेटअप बिठाना होता है, क्योंकि ये पूरा सेटअप वाला गेम है, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी ये सब तो होता रहता है। अगर आपने पीएनसी पढ़ ली तो भैया आप बी वाला टॉपिक भी आराम से कर लोगे, सी वाला कंडीशन प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम आपको ऑफकोर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेन डायग्राम वाले जो सवाल हैं बहुत ही ईजी होते हैं, है ना, तो ये सब करा सकता है। बट अगेन अगर आप पीएनसी नहीं पढ़े हो तो फिर यहाँ पे आने का कोई सेंस नहीं बनता है। लास्ट बेटा जो अपना है, ये भी बेटा अपना अच्छा चैप्टर है ना, एक 91 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। आप मोटा मोटा देख सकते हो कि भैया 1.5 के करीब सवाल आपको हर पेपर में देखने को मिल रहा है ना, ऑन एन एवरेज, मतलब किसी में 2 आ गए, किसी में 1 आ गए। तो ये हाई आरओआई वाला है। और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भैया 1 लेक्चर मैक्सिमम, आप 2 घंटे का एक लेक्चर देखोगे, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप आराम से इसमें से छांट के 20 से 25 सवाल अपने हाथों से आंसर तक निकाल के कर लोगे तो अपना काम बन जाता है दोस्तों। आखिरी में अपने पास देखो कोऑर्डिनेट आई। कोऑर्डिनेट में आप देखोगे स्ट्रेट लाइन में आजकल पता नहीं क्या हो गया, सेंट्रोइड और इन सब पे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर पे तो खूब ज्यादा ही पूछ रहे हैं, है ना। तो ये सीन है। बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्वेशन की फॉर्म्स हैं, उन पे 22 सवाल आपको मिला जुला के पूछे हैं। बट मैं फिर बता दूं, आप ये ना समझे कि इक्वेशन ऑफ फॉर्म का जानने की कोई सेंस ही नहीं, कोई 22 सवाल नहीं भैया। आगे भैया तुम किसी की इक्वेशन ना लिख पा रहे हो, ना पहचान पा रहे हो, ना ग्राफ बना पा रहे हो,
तो भैया आप बहुत जगह अटकोगे, आप एरिया अंडर द कर्व में अटकोगे और बहुत सारी जगह आप अटकोगे। तो बेहतर है कि आप ये प्री रिक्विजिट की तरह से लेके चलें, है ना। प्री रिक्विजिट चैप्टर, भैया दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना तो कभी भी आ सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला वो तो कभी भी आ सकता है। भले ही आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को गोली मार सकते हो यहाँ पे, और हमने फैमिली ऑफ लाइन को जानबूझ कर डाला नहीं है क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है। ठीक है, इक्का दुक्का पूछ लिया, 10 पेपर में किसी एक पेपर में आ गया तो ठीक है, इग्नोर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेटा सर्कल चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, और पैरामेट्रिक पॉइंट, फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, देखो वैसे तो ज्यादातर सवाल टेंजेंट नॉर्मल हट गया है, फिर भी देखो सवाल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो पूछे जा रहे हैं, है ना। याद है वो कि भाई 2 सर्कल दे देता है, फिर नाटक करवाता है ना, कि भाई इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, उनकी इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, उनकी डीसीटी की लेंथ क्या होगी, टीसीटी की लेंथ क्या होगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, याद है। ये सब बातें जो है हमारे को काम आती ही आती हैं। ठीक है, मिड पॉइंट कॉर्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, टी बराबर 0, उसके बहुत सारे जो रिजल्ट वहाँ से निकल के आते हैं दोस्तों। ठीक है, वो सारी चीज़ें बेटा हमें क्लियर होनी चाहिए। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल बेटा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी इक्वेशंस पे तो है ही सही, है ना। सर्कल की इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म जो है वो हमें आना ही चाहिए, अदरवाइज सर्कल पढ़ने कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी रेडिकल एक्सिस वगैरह का इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो गोली मार सकते हो, बट जो सवाल वहाँ आते हैं वो वैसे भी हो ही जाएंगे। ठीक है, बट रेडिकल एक्सिस थोड़ा सा अगर आप पढ़ लोगे ना, जस्ट 5 मिनट का शुरू का जो डेफिनेशन है और वगैरह वगैरह, तो उतना से काम अपना हो जाता है, और ज़्यादा आगे की जाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम कम है दोस्तों तो। ठीक है, तो 2 सर्कल के बारे में बेटा, है ना, ये पढ़ लेना। 16 सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखो सर्कल है, ज्योमेट्री अच्छी है, तो बहुत बार बहुत सारी चीज नहीं पता हो तो बचपन में जो 8वीं 9वीं 10वीं में हमने ज्योमेट्री पढ़ रखी होती है उनसे भी काम चल जाता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट बेटा कॉनिक सेक्शन में देखोगे तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला लगभग बराबर बराबर से ही सवाल आ रखे हैं। तो और अच्छी बात अब इसमें बेटा ये है कि जैसे अगर मान लो मैं इसमें कोई भी चैप्टर उठाऊं, जैसे सब में सेम ही टाइप से चलता है ना। जैसे पैराबोला की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पैराबोला में दोस्तों क्या होगा, जैसे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, बट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना पढ़ना है आपको, ये अच्छी बात है। तो जो एलिमेंट्री पार्ट है ना हर एक का, पैराबोला का, एलिप्स का, हाइपरबोला का, अगर आपने वो पढ़ रखा है सारा का सारा, और वहां पे उसी एलिमेंट्री पार्ट पे आप जाइए ही मत, मतलब कहाँ मत जाइए, थोड़ा सा टच करके आ जाइए बस, है ना। कॉर्ड तक पढ़ लीजिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ तीनों में कॉर्ड तक पढ़ लीजिए। और ये तो आपको पता ही है भैया, टी बराबर S1 क्या है ना, मिड पॉइंट गिवन है तो भैया कॉर्ड की इक्वेशन हम तीनों में इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी पढ़ लीजिए, है ना। बहुत ज्यादा जैसे बोलूँ टेंजेंट और नॉर्मल पे आपको टफ सवाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, इतनी सब बातें अगर आपको बेटा पता है तो आप इसमें बहुत आराम से जीत बोल सकते हो। और जैसा कि आप देख ही रहे हो, ऑन एंड ऑफ इससे 2 सवाल आपको अपने पेपर में देखने को मिलते हैं। जैसा मैं बता दूं, टेंजेंट नॉर्मल हट गया है फिर भी पूछ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप टी बराबर S1 में बिना टेंजेंट के टी क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो है मतलब झोल है, क्या कर सकते हैं। अगली कथा कहानी आती है वेक्टर 3D को, इसको इत्मीनान से पढ़ो। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, 131 सवाल आए हैं। करो प्रैक्टिस, 20 सवाल कम से कम इसमें कर डालो आप। ठीक है ना, 10 डॉट के कर दो, 10 क्रॉस के कर दो। ठीक है, और जो बेसिक्स चीजें हैं वो पढ़ डालो, है ना, और अपने आप ये काम होता चला जाएगा। लाइन लाइन इक्वेशन इन 3D, है ना, वो आप देख रहे हो, उसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, वेक्टर फॉर्म में, 3D फॉर्म में। ठीक है, वो लिखिए। दोनों लाइनों के बीच की स्क्यू, लाइनों के बीच की डिस्टेंस, पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, वो वाला फॉर्मूला करिए, उन पे 2-2 3-3 सवाल करिए। और जो एक और सवाल इस बार आया था कि स्क्यू लाइन के बीच, ये जो लाइन है ना बेटा, जो शॉर्टेड डिस्टेंस वाली, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये थोड़ा टफर साइड आ जाता है, बट इस तरह का सवाल भी बेटा आने के चांसेस हैं। वैसे तो कहने के लिए बीटीबी एसटीपी अगेन सिलेबस से हटा दिया गया था, बट वो हट नहीं पाया, जैसा कि आपको पता ही है। तो ये भी पढ़ के ही आपको बेटा जाना ही है। और पोजीशन वेक्टर और डीआर सीआर, ये तो देखो बेसिक चीजें हैं, इनके बिना तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये क्या है, मतलब जिसके सबसे ज्यादा सवाल आए वो टॉपिक ऊपर चला गया, जिसके कम है वो नीचे। बट ऑफकोर्स ये बात है, आप पहले तो यही पढ़ोगे ना, पहले ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, फिर ये पढ़ोगे, है ना, देन ये पढ़ोगे। तो इसको तो भैया इत्मीनान से पढ़ो। मैं फिर बोलूंगा, प्लेन पूरा छोड़ दीजिए और पूरा पढ़िए। आपको 3 सवाल जब करने को आएंगे ना, तो भैया वो 3 सवाल में देखो इजी, मॉडरेट, टफ भी दे सकता है। जो टफ वाला अगर आपको करना है तो आप तभी कर सकते हो जब आपने पूरा ढंग से चैप्टर पढ़ रखा हो। ढंग से मतलब क्या है कि भाई देखो, आपने चैप्टर की थ्योरी सारी पढ़ ली, है ना। बहुत ज्यादा ऊल झलूल चीजें नहीं पढ़नी कि भाई लीनियर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या, उनकी डेफिनेशन में लगे पड़े, छोड़ो छोड़ो, एडवांस के लिए देख लेना।
ठीक है ना। आपको सीधे सीधे क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, उनके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो देखिए। ठीक है, लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखते हैं 3D में, वेक्टर में वो कैसे लिखते हैं ये अच्छे से देखिए भैया। पोजीशन वेक्टर एंड डीआर एंड डीसीज क्या है, एसटीपी वीटीबी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज से कनेक्टेड होती है ये सारी की सारी एसटीपी की प्रॉपर्टीज, तो वो देखिए। टेट्राहेड्रन के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जानिए एंड डन। ठीक है, ये सीन है। और ये हाईलाइट करने का मतलब ये है कि बेटा इनसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं तो इन पे थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। तो ये अपना हो जाता है। लास्ट में बेटा अपना आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अगेन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन फिर से हट चुका है, बट आप भी जानते हो कि हट नहीं पाया है, और देखो अभी भी ये टॉप पे चल रहा है ना। हर साल इस पे सवाल आ ही रहे हैं, क्या करें। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। देखो ट्रिग्नोमेट्री में यही है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ही है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो 7-8 तरीके से हम टाइप बताते हैं वो पढ़िए अच्छे से, और उन पे सवाल करोगे, है ना। तकरीबन तकरीबन आप 10 से 12 सवाल बेटा आप प्रैक्टिस कर लोगे, अपना काम हो जाएगा। बेसिक आइडेंटिटीज हमें देखो, ये अगेन एक प्री रिक्विजिट चैप्टर है। अगर यहाँ से अपन बात करें, मतलब पूरा चैप्टर भी आप प्री रिक्विजिट मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत बार बाद में कुछ कुछ करके ये आ जाता है भैया, साइन थीटा बराबर 1/2 है और थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई है। अब बताइए कितना आएगी थीटा की वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी इक्वेशन है, दो वैल्यू आएंगी थीटा की, एक π/6 आएगी, एक 5π/6 आएगी। तो इस तरह की मैनिपुलेशंस भी आती हैं सवालों के बीच बीच में, तो भैया ये प्री रिक्विजिट ही है। तो भैया ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी रही बात प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कहाँ से करनी है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से कर लीजिए। बाकी ये सारे फॉर्मूले एकदम कंठस्थ होने चाहिए, ये मैं फिर से बोल देता हूँ आपको, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमने जैसे बोला हैवी वेटेड टॉपिक, वैसे तो मैंने आरओआई के हिसाब से रैंक 1 रैंक 2 रैंक 1 से लेकर रैंक 6 तक डिसाइड कर ही दिया था, तो अगर वो भी कर लेते तो बेस्ट है। और उसके बाद भी मैंने रैंक दे तो दी थी, तो वो भी आप देख सकते हो। और हैवी वेटेज के हिसाब से देखो तो वेक्टर एंड 3D पता ही है आपको 302 है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में 242 है, डिफरेंशिएशन में 224 है, और हिडन जेम बेटा ये निकल के आता है। जैसे कि इजी किल टाइप के बोलते हैं ना, एक थ्योरी खत्म करी 2 घंटे में और शट शट क्वेश्चन कर डाले, एक ही दिन में चैप्टर निपट गया, एक ही दिन में चैप्टर निपट गया, एक ही दिन में चैप्टर निकल गया। तो इस तरह के चैप्टर्स हो जाते हैं। और डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे कि ये चैप्टर टाइम लेगा, ऑफकोर्स सी बात है, सीक्वेंशियल चेन एंड बाइनोमियल तो फटफट हो जाएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कंटिन्यूटी की बात करें, है ना, तो ये चीजें हैं। वैसे डिटेल में जब बात करी ली तो इसका कोई इतना सेंस बनता नहीं, और पहली स्लाइड पे हमने पहली तीसरी स्लाइड पे काफी बात करी ली। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। मैं ये चाहूंगा कि आपने अगर ये वीडियो देख लिए बेटा तो इसको अच्छे से फॉलो करें, और अगर हमने कहीं भी अपनी प्रिपरेशन में कोई भी लूप होल क्रिएट कर लिया है या कोई एक अवधारणा बना रखी है तो उसको चेंज करें, और डाटा के साथ कंसिस्टेंट रहें, इनलाइन रहें, और अपनी फोकस के साथ बेटा पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।